ईयर 1991 भारत इकोनॉमिक क्राइसिस की एज पर था और फॉरेक्स रिजर्व्स में बस बचे थे 1.2 बिलियन डॉलर्स, जो सिर्फ 15 दिन के इंपोर्ट्स के लिए ही काफी थे। ऑयल के प्राइसेस स्काई रॉकेट कर रहे थे और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों ने हमें लोन देने से मना कर दिया था। उनकी कंडीशंस थी कि हम पहले अपनी इकोनॉमी में से रेस्ट्रिक्शंस हटाएं। देश की अर्थव्यवस्था टूटने के कगार पर थी और ऐसे समय पर एक शांत और दिमाग से काम लेने वाले लीडर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नए फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में शपथ ली। उन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाए जो आज भी भारत की उन्नति की बुनियाद माने जाते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पीएम नरसिम्हा राव के अंडर फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर काम करते हुए एक ऐसे रिफॉर्म पैकेज को इंट्रोड्यूस किया जिसने पूरा गेम ही बदल दिया। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एलपीजी रिफॉर्म्स, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स। लिबरलाइजेशन यानी कि गवर्नमेंट कंट्रोल को कम करके लाइसेंस राज को खत्म कर दिया। प्राइवेटाइजेशन यानी पब्लिक सेक्टर के बजाय प्राइवेट सेक्टर को ग्रोथ के लिए प्रमोट किया गया। और ग्लोबलाइजेशन यानी कि इंडिया को ग्लोबल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स के लिए ओपन किया गया। अब ये रिफॉर्म्स काफी बोल्ड थे और रिस्की भी। काफी लोगों को लगा कि ये भारत की सोवरेनिटी के खिलाफ है, लेकिन सच तो यह है कि बिना इन रिफॉर्म्स के आज हमारी कंट्री दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होती ही नहीं। मनमोहन सिंह को अक्सर एक एक्सीडेंटल हीरो कहा जाता है। यह भी कहा जाता है कि वो पॉलिटिक्स के लिए तो आए ही नहीं थे, बल्कि वो इकोनॉमिक्स के लिए आए थे। और क्या आपको पता है कि उन्होंने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी। फिर भी उनका ये हम्बल नेचर उन्हें कभी पब्लिक थिएट्रिक्स में नहीं लेकर आया। अब बात आती है उनके इम्पैक्ट की। मैं कहूंगा वो किसी भी लार्जर देन लाइफ पॉलिटिशियन से ज्यादा थे। उन्होंने एक्सचेंज रेट सिस्टम को फिक्स किया, जिसकी वजह से इंडिया का ट्रेड और भी ज्यादा इंप्रूव हुआ। ग्लोबलाइजेशन के बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आई, जो आज के आईटी और फार्मा जैसी बिलियन डॉलर इंडस्ट्रीज की फाउंडेशन थी। पर यह सब कुछ इतना स्मूथ नहीं था। रिफॉर्म्स के साथ अनएम्प्लॉयमेंट और इनइक्वालिटी के सवाल भी उठने लगे थे। क्रिटिक्स कहते थे कि मनमोहन सिंह सिर्फ अर्बन एलिट के लिए काम करते हैं। खैर 2004 से 2014 तक यानी कि 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री रहे, जिस दौरान उन्होंने बहुत से बोल्ड डिसीजंस लिए और उनमें से ही एक था इंडो यूएस न्यूक्लियर डील। आखिर क्या थी ये डील और क्यों जरूरी थी ये हमारे देश के लिए? दरअसल इस डील से इंडिया को न्यूक्लियर एनर्जी का एक्सेस मिल गया था, जिसने हमारे देश को उस समय एनर्जी क्राइसिस से बचाया था। इसके अलावा यह डील इंडिया को एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर के रूप में दुनिया के सामने लेकर आई। लेकिन इस डिसीजन ने पॉलिटिक्स में एक अलग तरह की ही आग लगा दी थी। लेफ्ट पार्टीज ने इस डिसीजन को काफी अपोज किया और कहा कि यह डील इंडिया की सोवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज करती है। पर सच तो यह है कि मनमोहन सिंह ने अपने पूरे पॉलिटिकल करियर को रिस्क में डालकर भी यह डील अप्रूव करवाई थी। मनमोहन सिंह का टेन्योर एक पैराडॉक्स था। एक तरफ कांग्रेस सोशलिज्म का एजेंडा प्रमोट कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ मनमोहन सिंह लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के सपोर्टर थे। ऐसे ही उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जो था मनरेगा। यह सोशल वेलफेयर के लिए एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था। इसमें गरीब लोगों को रोजगार की गारंटी और हर साल 100 दिन तक का रोजगार देना इसका मुख्य उद्देश्य था। लेकिन दूसरी तरफ एफडीआई रिफॉर्म्स और प्राइवेट सेक्टर के ज्यादा सपोर्ट ने कांग्रेस के सोशलिस्ट रूट्स को काफी चैलेंज किया। क्रिटिक्स कहते हैं कि ये ड्यूअल पॉलिसीज काफी कंफ्यूजिंग थी, लेकिन सपोर्टर्स मानते थे कि ये एक वेल बैलेंस्ड अप्रोच था, जहां ग्रोथ और वेलफेयर दोनों को प्रमोट किया गया। अब मनमोहन सिंह के लीडरशिप स्टाइल को लेकर लोग दो तरफा बातें करते थे। एक तरफ वो कहते थे कि वो शांत हैं, कांग्रेस का रिमोट कंट्रोल है, पपेट प्राइम मिनिस्टर हैं। तो दूसरी तरफ वो कहते थे कि उनका नॉलेज और प्रोफेशनलिज्म ही उन पर सबको भरोसा दिलाता था। वो एक ऑनेस्ट और काम से काम रखने वाले लीडर थे, जिन्होंने बिना शोर शराबे के अपने फैसले लिए और देश के लिए अपनी ड्यूटी निभाई। 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जब दुनिया भर की इकोनॉमीज कोलैप्स कर रही थी, तब मनमोहन सिंह के स्टेडी डिसीजंस ने इंडिया को स्टेबल रखा। रिटेल सेक्टर में एफडीआई लाकर उन्होंने एक कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन लिया, लेकिन उन्होंने यह दिखाया कि कैसे रिफॉर्म्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। और वो मनमोहन सिंह ही थे जिनके टेन्योर में जीएसटी की ग्राउंड वर्क रखी गई थी, जो आज की डेट में एक मेजर टैक्स रिफॉर्म है। अब हमारा यह मानना है कि कोई भी लीडर परफेक्ट नहीं होता है, और मनमोहन सिंह भी नहीं थे। उनके पूरे टेन्योर में करप्शन स्कैंडल जैसे कि 2G स्कैम, कोलगेट स्कैम, इनकी वजह से उनकी इमेज काफी ज्यादा खराब हुई थी। क्रिटिक्स कहते हैं कि वो एक वीक पीएम थे, जो सोनिया गांधी की परछाई में रहकर ही काम करते थे। लेकिन सच तो यह है कि उनकी पॉलिसीज और डिसीजंस आज भी इंडिया के इकोनॉमिक फाउंडेशन की नींव हैं। मनमोहन सिंह के करियर का एक यूनिक एस्पेक्ट ये था कि उन्होंने अपने एक्शंस और विजन से दुनिया को यह दिखाया कि भारत सिर्फ एक डेवलपिंग नेशन नहीं, बल्कि एक ग्लोबल पावर बनने का पोटेंशियल रखता है।
मनमोहन सिंह की लेगेसी सिर्फ 1991 रिफॉर्म्स या न्यूक्लियर डील तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी एक डीपर अंडरस्टैंडिंग थी कि हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ और इंक्लूसिव डेवलपमेंट साथ साथ चलना चाहिए। चलिए उनके कुछ मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करते हैं। मनमोहन सिंह के लिए सिर्फ जीडीपी ग्रोथ ही सब कुछ नहीं था। वो हमेशा कहते थे कि अगर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का इंपैक्ट गरीब तक नहीं पहुंचा तो उनका कोई फायदा ही नहीं है। इसीलिए 2005 में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लाया गया, जिससे हेल्थ केयर सिस्टम को रूरल एरियाज में एक्सेसिबल बनाने की कोशिश की गई। इसी तरह राइट टू एजुकेशन एक्ट, इसका बेस भी उन्हीं के टेन्योर में रखा गया था। और फूड सिक्योरिटी लाने के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को और मजबूत करने पर मनमोहन सिंह का काफी फोकस रहा। लेकिन यह एक आयरनी थी कि उनके इतने एफर्ट्स के बावजूद इनइक्वालिटी काफी बढ़ गई। क्रिटिक्स उनका यह कहते हुए अपोज करते थे कि लिबरलाइजेशन सिर्फ अर्बन एलिट के लिए ही बेनिफिशियल था। मनमोहन सिंह को एक इकोनॉमिस्ट से ज्यादा एक स्ट्रैटेजिस्ट माना जाता है जब बात डिप्लोमेसी की आती है। ग्लोबलाइजेशन के बाद का भारत जो आप देखते हैं उसकी ग्राउंडवर्क उन्होंने ही रखी थी। वो लुक ईस्ट पॉलिसी लेकर आए, यानी कि जब अपना देश वेस्ट पर डिपेंडेंट था तब उन्होंने एशियन और ईस्ट एशियन नेशन के साथ ट्रेड और डिप्लोमेटिक रिलेशंस को और भी ज्यादा मजबूत किया। इसके बाद ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के साथ मिलकर एक ऑल्टरनेट इकोनॉमिक ब्लॉक बनाया गया जिसे हम ब्रिक्स नेशंस बोलते हैं। और इतना ही नहीं, G20 समिट्स में इंडिया को एक प्रोमिनेंट प्लेयर बनाने का श्रेय भी मनमोहन सिंह को ही जाता है। उनका फोकस था कि इंडिया एक रूल टेकर नहीं बल्कि रूल मेकर बने। उनका स्टाइल कंट्रोवर्शियल भी था और यूनिक भी। एक तरफ वो किसी भी अग्रेसिव रिटोरिक में नहीं पड़ते थे, तो दूसरी तरफ उनके डिसीजंस का इंपैक्ट हमेशा लॉन्ग टर्म ही होता था। एक एग्जांपल लेते हैं 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस का। जब पूरी दुनिया रिसेशन के चक्कर में थी तब मनमोहन सिंह ने पब्लिक स्पेंडिंग और रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स को बढ़ावा देकर डिमांड को सस्टेन किया। लेकिन उनकी लीडरशिप में भी काफी ड्रॉबैक थे। उन्होंने कभी डायरेक्टली करप्शन स्कैंडल्स जैसे कि 2G और कोलगेट को एड्रेस नहीं किया, जिसका जुर्माना कांग्रेस को चुनाव में भुगतना पड़ा। क्रिटिक्स कहते हैं कि वो सोनिया गांधी के अंडर एक पपेट पीएम थे, जो कि अदरवाइज उनके इतने ब्रिलियंट करियर पर एक बहुत बड़ा दाग था। खैर, ये तो बात रही उनके पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की, पर क्या आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर रहने के बावजूद भी कभी उन्होंने अपना काम और हम्बल नेचर को नहीं बदला। एक स्पीच में उन्होंने कहा था, honestly believe that history will be kinder to me than the contemporary media or the power. उन्होंने हमेशा अपने काम पर फोकस किया और कंट्रोवर्सीज का जवाब देने से तो वो दूर ही रहते थे। शायद इसलिए भी उन्हें एक पैसिव और वीक पीएम कहा गया। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि उनका एक अलग ही अंदाज था जिससे काफी लोग वाकिफ नहीं थे। कई बार वो अपने ह्यूमर और रीजन से अपने पॉलिटिकल एडवर्सरीज को ऐसा जवाब दिया करते थे कि सामने वाले लोग कुछ बोल ही नहीं पाते थे। ऐसा ही एक किस्सा 2011 का है, जब सुषमा स्वराज ने उन्हें पार्लियामेंट में एक शायरी के जरिए क्रिटिसाइज किया था, जिसके बदले में उनका जवाब सुनिए। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। हमें रहबरों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल किया। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं। तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार तो। ये उनकी काम, कंपोज्ड और विटी पर्सनालिटी का एक जीता जादा एग्जाम्पल है। मनमोहन सिंह से हम सीख सकते हैं कि असली ताकत शब्दों के शोर में नहीं बल्कि काम की गहराई में होती है। उन्होंने हमें सिखाया कि प्रोफेशनलिज्म और ऑनेस्टी कभी आउटडेटेड नहीं होते। एक लीडर के रूप में उन्होंने दिखाया कि शांति से लिए गए फैसले भी दुनिया बदल सकते हैं। और अपने एक्शन से उन्होंने ये साबित किया कि लीडर सिर्फ पावर दिखाने के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए काम करने के लिए होती है। उनकी सिंप्लिसिटी और डेडिकेशन हमें ये याद दिलाती है कि बड़े सपने भी तभी पूरे होते हैं जब हम अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मनमोहन सिंह भारत के मोस्ट अंडररेटेड प्राइम मिनिस्टर्स में से एक थे, या उनका काम करने का तरीका आज के पॉलिटिकल सीन में रेलेवेंट नहीं है? अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। तब तक के लिए कीप लर्निंग।